बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहिद अली को, जो कि एग्री एक्सपर्ट है ज़राअतनामा के। आज के हमारे प्रोग्राम का अनवान है पाकिस्तान में कमाद यानी गन्ना की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनकी पैदावार और हमारी पैदावार में काफ़ी जो फ़र्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से हम इस तरह के प्रोग्रामात लाइव हमारे एग्री एक्सपर्ट के साथ कराना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे एग्री एक्सपर्ट होते हैं, जो कि हम मुख्तलिफ एरिया से जो जिनको एक्सपर्ट समझा जाता है, मतलब उनसे हम सवालात इस हवाले से पूछेंगे। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जो गेस्ट हैं, जो कि मोहम्मद राशिद, जो कि एग्री एक्सपर्ट है और वो रीजनल मैनेजर फैसलाबाद है एंग्रो फर्टिलाइजर्स के। और हमारा दूसरा जो मेहमान होगा वो है अनस जबार, जो कि टेरिटरी सेल्स ऑफिसर चिनोट हैं। वो हमारे साथ इस प्रोग्राम पे होंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल मसले की वजह से हमारे दोस्त कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो गन्ना की पैदावार के ऊपर होगा कि गन्ने की पैदावार कैसी बढ़ाई जा सकती हैं पड़ोस ममालिक के मुकाबले में। और साथ में हम जो जदीद टेक्नोलॉजी जिनसे हमारे किसान जो है पाकिस्तान के वो नाखबर है या उनको शऊर नहीं है इस हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से, ताकि हम उसको हमारे किसानों को इस हवाले से आरास्ता कर सकें और उनमें शऊर पैदा की जा सके। अनस जबार को हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था कि हमारे इस प्रोग्राम का अनवान है कि पाकिस्तान में गन्ने की पैदावार कैसी बढ़ाई जा सकती है। तो इस हवाले से हमारे आज के एग्री एक्सपर्ट थे मोहम्मद राशिद, जो कि फैसलाबाद के एग्रो फर्टिलाइजर के रीजनल मैनेजर हैं। और साथ में हमारा दूसरा मेहमान है अनस जबार, जिनका ताल्लुक चिनोट से, और वो टेरिटरी सेल्स ऑफिसर चिनोट एग्रो फर्टिलाइजर के हैं। अच्छा, आज के हमारा जो प्रोग्राम था इसका दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया था, जिनमें पहला हिस्सा था कि पाकिस्तान में जो पैदावार है गन्ने की वो कैसी बढ़ाई जा सकती है, और साथ में हमने जो खादों का मुतवाज़िन इस्तेमाल है और साथ में इनका मिकदार और वक्त का तयन किस दौरान करना चाहिए, उस हवाले से हमारे जो क्वेश्चन थे वो मोहम्मद राशिद साहब से थे। और हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा था कि पाकिस्तान में जो हम कमाद काश्त कर रहे हैं, तो इसमें जो जड़ी बूटियों का मसला है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और साथ में उनका जो ख़त्म करने का या तलफ करने का तरीक़ाकार है, जिनको ज़िम्मेदार जो हमारे किसान हैं उनको वो फॉलो नहीं करते, उस हवाले से हम अनस जबार से पूछेंगे। अच्छा अनस, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि पाकिस्तान में किसान जो है ना, उनको जो जड़ी बूटी है उस हवाले से काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि किस दौरान उन पे स्प्रे करना चाहिए, किस किस दौरान ये तलफ करना चाहिए, और किस टाइम ये फ़ायदे में होते हैं कि आप इनको ख़त्म करें, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ जो है ना, ये हमारे फर्टिलाइजर्स जो हम मसनूई खादें उनको डाल रहे हैं, तो इनको इनको कम्पीट करते हैं और वो खुराकें वहाँ पे जाके ज़ाया हो जाती है और हमें उस तरह का पैदावार नहीं मिलता। तो अनस, आज मेरा पहला सवाल है आपसे कि जड़ी बूटी जो कि अगर फसल में मौजूद हो तो ये कादे जो है ना, जो फसल में है उसको कहा जाती है। इस हवाले से किसान हजरात को जरा ब्रीफ करें, फिर आगे जाके हम और क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। जी जी अनस। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शाही साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस ग्रुप का जो है मुझे आपने इस काबिल समझा कि हम इस ग्रुप के अंदर बाकी सब दोस्तों की जो है अपने जिम्मेदार भाइयों की रहनुमाई कर सकें। ऐसा है कि एक रिसर्च के मुताबिक 25 से लेकर 45% तक जो जड़ी बूटियां हैं वो आपके फर्टिलाइजर का जो है अपटेक कर जाती हैं, यानी कि वो खुराक ले लेती हैं अगर आप उनका टाइमली तदारक ना करें। तो फर्टिलाइजर को जो है हम दो जगह, जड़ी बूटियों का जो कंट्रोल है वो हम दो जगह पे करते हैं। अगर आपने बच्चा कमाद लगाना है, नया कमाद लगाना है, तो उसको जब आपने गन्ना काश्त करने के बाद जो आपने सबसे पहला जो है जो काम है आपका, उसके अंदर आपने दवाई को जो है वो फ्लड करना है। वो अब मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ दवाइयां हैं।
कुछ एक दो कंपनीज हैं मेन ऐसी, लाइक जिस तरह सिजेंटा आ गई, केंजो आ गई, एंग्रो आ गई। इनके पास कुछ ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो जिनको आप फ्लड करें या जिनका स्प्रे आप कर दें तो वो जड़ी बूटियों का जो उगाव है वो नहीं होने देती, एटलीस्ट 1 से 1 से 1.25 महीने तक। तो जहां तक अगर आप उसको फ्लड करेंगे दवाई को, तो जहां तक पानी के साथ पानी जहां तक पहुंचेगा वहां तक तो जड़ी बूटी नहीं होगी। जहां पे पानी या सीपेज उसकी जो है नमी जो है नहीं पहुंच पाएगी तो वहां पर जड़ी बूटी जो है वो गाँव कर जाएगी। दूसरा आपका आ जाता है कि पोस्ट कंट्रोल, ये तो था प्री कंट्रोल, उसके बाद प्री पोस्ट कंट्रोल आ जाता है कि जड़ी बूटियों को उगने के बाद जो है अगर आप दवाई किसी वजह से फ्लड नहीं कर सके तो उसके बाद आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो वो आपकी 2 से 4 पत्तों की हालत में किसी किस्म की भी जड़ी बूटियां हमारे पास गन्ने में 2 तरह की आती हैं, नैरो लीव्स आते हैं और ब्रॉड लीव्स आते हैं। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां होती हैं और बारीक पत्तों वाली जड़ी बूटियां होती है। नैरो लीव्स के अंदर जो है आजकल मूरक का मसला जो है वो बहुत ज्यादा आम देखा जा रहा है, और चौड़े पत्ते के अंदर जो है आपको लिली वगैरह इस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं, चौड़े पत्ते में बाथू वगैरह, ये इस तरह की चीजें जो हैं चौड़े पत्ते के अंदर आपको काफी देखने को मिलती है। आजकल गाजर बूटी जिसको पार्थिनियम हम कहते हैं काफी एरियाज के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा फैल गई है जिसके नुकसान बहुत ज्यादा है। तो उसके ऊपर एंग्रो की ट्रूस एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ट्रूस एक्स्ट्रा के। अगर आप वो ट्रूस एक्स्ट्रा जो है 600 ग्राम का पैक है, वो 2 पैक और साथ में 200 ml एसीटोक्लोर बाद में स्प्रे कर लेते हैं 120 लीटर पानी के अंदर, तो वो बहुत एक्सीलेंट कंट्रोल है नैरो लीव्स के ऊपर भी और ब्रॉड लीव्स के अंदर भी। अब आगे आ जाता है हमारे पास कि हम जो है ना जी मैनेजमेंट, बेसिकली सारी चीजें हैं। मैंने एक चीज मैनेजमेंट की भी मैं जिक्र करूंगा, जब हम मुट्ठी काश्त, जब हमारा बच्चा निकलता है और मुट्ठी फसल होती है तो मुट्ठी के ऊपर मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि यार बराए मेहरबानी स्टेबल शेपर का इस्तेमाल लाजमी करें। बच्चा लगाना है तो राजा हल का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप मुट्ठी की तरफ जाते हो तो स्टेबल शेवर इस्तेमाल करने से ये होता है कि जो जड़ी बूटियां इनिशियल स्टेज पे हैं वो स्टेबल शेवर के इस्तेमाल करने से कवर अप हो जाती हैं, और जो नुकसानदेह कीड़ों के मैगट्स वगैरह हैं वो स्टेबल शेवर मारने से वो भी जो है तलफ हो जाते हैं काफी हद तक। तो ये बेसिकली जड़ी बूटियों के ऊपर से ऊपर आप प्री कह लें या पोस्ट कह लें, उसका जड़ी बूटियों के ऊपर कंट्रोल का एक तरीकेकार है जो कि अगर कर लिया जाए टाइमली तो आपके फर्टिलाइजर की एफिकेसी जो है वो डबल हो जाती है, और अगर आप ना करें तो वो आपकी एफिकेसी जो है वो आपकी डाउन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी डायरेक्टली हिट पड़ती है यील्ड के ऊपर। जी शाह साहब। जी जी जी। अच्छा अनस, हमें ये भी बताएं कि जो चौड़े पत्ते वाले हैं उनके नाम तो आपने बता दिए उसमें से, तो उनके लिए प्री और पोस्ट हर्बिसाइड जो है उस हवाले से थोड़ा मजीद बताएं हमें कि ये किस दौरान जी प्री, करना चाहिए। जो और जो प्री हर्बिसाइड है जी, प्री हर्बिसाइड में चले मैं नाम ले लेता हूँ। डवाल गोल्ड जो है वो 1200 ml फी एकड़ के हिसाब से आप उसको फ्लड कर दें 1 एकड़ के अंदर, तो वो जहां जहां तक पानी के साथ चली जाएगी वहां वहां तक जड़ी बूटियां जो है वो उगने नहीं देगी। इसके अलावा आपके पास पेंडीमेथनिन और सीटोक्लोर का भी किया जाता है, पेंडीमेथनिन और सीटोक्लोर भी आप कर सकते हो, फ्लड कर सकते हो। कंपनी कैंजो कंपनी की भी एक दवाई है वो भी इसके लिए यूज होती है, मेरे ख्याल में वो क्लिक के नाम से आई थिंक सो, वो भी जो है यूज की जाती है, उसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं देखे गए हैं गन्ने के ऊपर। और अगर आप पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में एग्रो फर्टिलाइजर का ही सीएसडी टीम का एक प्रोडक्ट है ट्रूस एक्स्ट्रा के नाम से, वो 2 पैक और साथ में 200 ml के करीब एसीटोक्लोर जो है आप अगर स्प्रे करते हैं 120 लीटर पानी के अंदर तो आपको जो है कंट्रोल जो है चौड़े पत्ते और नैरो का दोनों का कंट्रोल मिल जाता है। जी इसके जी जी। अलावा जो एक हेलोसल्फिरान मिथाइल के नाम से भी सॉल्ट आया हुआ है, अगर आप 2 पैक का 100 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ नैरो यानी कि जो मूरक और डीले का मसला उसको वो हल कर लेती है। जी शाह साहब। जी जी जी। अच्छा ये तो जड़ी बूटियों के हवाले से आपने डिस्कस कर लिया इन चीज़ों को, और उसका बेहतरीन हल भी बता दिया कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम जो जड़ी बूटी है उनको तलफ कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जड़ी बूटियां ख़त्म करना जो है ना वो इंतहाई लाजमी होते हैं, क्योंकि हम जितना भी मसनूई कादे हम डाल रहे हैं तो वो इनका मुकाबला इनसे दोनों फसलों के साथ हो जाता है आपस में। और जो खुराक हम डाल रहे हैं हम अपने फसल के ऊपर, तो वही जो खुराकी अज्जा है ये हमारी जड़ी बूटियां भी खा लेती है, और जो हमारे पैदावार को काफी मुतासिर करती है। अच्छा गनी के ऊपर अनस भाई बहुत से कीड़ों का हमला होता है। अच्छा वो कौन से ऐसे कीड़े हैं जिनका जो हमले का थ्रेशोल्ड है वो भी ज्यादा होता है, और उससे कमात जो है ना वो काफी
मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, मतलब उसमें पैदावार की कमी आ जाती है। तो कीड़े को हवाले से भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। जी, जी ऐसा है अनस कि भाई। गन्ने के ऊपर जो है ना जी, बोरर्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है। बोरर्स के अटैक में स्टेम बोरर आ जाता है, रूट बोरर आ जाता है, गुरदासपुर बोरर आ जाता है, तो शूट फ्लाई का अटैक भी होता है उसके ऊपर। तो बोरर के लिए सबसे अच्छा ये है कि जब आप गन्ना काश्त करें तो उस टाइम किसी भी अच्छी कंपनी का दानेदार जहर जो है, उसको दानेदार जहर के अंदर एंग्रो की कार्बोफिरान आ जाती है, सिजेंटा की बेटाको आ जाती है, 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से वो यूज करें। 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से एंग्रो की कार्बोफिरान यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा एफएमसी का एक फर्टेरा है, वो 2 पैक यूज कर सकते हैं आप। रेफरी है केंजो की, वो यूज कर सकते हैं। तारा ग्रुप की फिप्रोनिल है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। वो भी आप यूज कर सकते हैं 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से। तो जब भी आपने अच्छा बिजाई करनी अनस, है तो अच्छा अनस, इसमें जो ये आप दानेदार की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आपने नाम लिए रेफरी, फेवरोडान और इस तरह के फेफरोनिल टाइप के जितने भी दानेदार है, अच्छा जिसका इस्तेमाल का तरीका भी बताएं कि मतलब ये किस दौरानी में इस्तेमाल करना चाहिए जमींदारों को, जिसका उनको ज्यादा फायदा भी होता है और वो जो इनका वक्त होता है, तय्युन जो होता है वक्त का, वो सही होगा उनके लिए। तो ये भी साथ में बताएं, तो फिर आगे जाएंगे हम, आपसे मजीद भी जानने की जी कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अगर आप नए कमात की बात करें, नया जो आपने काश्त करना है, तो फिर आपने ओड़े के ऊपर जो है, जिस तरह जिस के खेत के अंदर आपने गन्ना काश्त किया है, बेड के अंदर आप देंगे। बेड के अंदर जहाँ पे जितना दानेदार जहर सम्मे के करीब गिरेगा, उसका छट्टा नहीं करेंगे आप, उसका केरा करेंगे। जितना सम्मे के पास दानेदार जहर गिरेगा तो उतनी उसकी इफादियत जो है वो ज्यादा है। और 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज भूल गया, रिजेंट रिजेंट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से। सबसे अच्छा तरीकेकार यही है कि आप छटा ना करें, भले ही वो खाद है, भले ही वो दानेदार जहर है, उसका केरा करें। जितना केरा करेंगे उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ये जो अब जब आप इसको दानेदार को अप्लाई करते हैं तो ये आपका तकरीबन 20 एक दिन के करीब करीब आपका जो है जो है अपना असर रखती है ये जमीन के अंदर। फसल को जो आप नया बच्चा निकल रहा होता है तो उसको भी जहर आलूद कर देती है, क्योंकि सिस्टेमिक जहर होते हैं। तो जो इनिशियल स्टेज में बोरर का अटैक होता है वो इसकी वजह से जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और बोरर के अलावा मसला आता है कुछ जगहों के अंदर, जो है ना जी, दीमक का बहुत ज्यादा मसला है। किसी जगह पे उसको सीवी कहा जाता है, किसी जगह पे उसको दीमक बोला जाता है। तो उसके लिए जो है, ये जो है ना, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसके लिए फिप्रोनिल का इस्तेमाल करें। फिप्रोनिल आप एंग्रो की भी यूज कर सकते हैं, 2 बोतल फी एकड़ के हिसाब से, या रीजेंट आप यूज कर सकते हो 2 पैक फी एकड़ के हिसाब से। तो दूसरा ये है कि अगर हम उसकी रटून के ऊपर बात करें, रटून के ऊपर जो है, जब आपने स्टेबल शेवर चलाना है, स्टेबल शेवर चलाने के बाद रटून के बाद क्या करना है, आपने जो पहला पानी उसको देना है, उसके साथ आप जो है 2 पैक फिप्रोनिल के इस्तेमाल कर सकते हो एंग्रो फर्टिलाइजर के, या 2 पैक रिजेंट के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीजें जो हैं, या 1 लीटर क्लोरोपेरिफास और 1 पैक फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम स्टेबल शेवर चलाने के बाद जो पहला आपने काम करना है, वो आपने जो जहर पाशी जो करनी है, वो आप इन सॉल्ट्स की करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो है आपको ज्यादा अच्छा मिलेंगे। और जी 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 मसला ये है कि हम जो है, दो चीजें अगर हम टाइमली कंट्रोल कर लें, एक जड़ी बूटी का कंट्रोल और एक ये जो बोरर्स का अटैक है, अगर हम इसको टाइमली कंट्रोल कर लें तो उससे जो आप खाद डालते हैं उनकी फादियत जो है वो बढ़ जाती है। खाद का काम है पौधे को ग्रोथ देना और ज्यादा से ज्यादा टेलर्स निकलवाना। अब अगर पौधे जमीन फसल के अंदर अगर जड़ी बूटी होगी तो वो खुराक जो है ज्यादा लेगी, आपके पौधे की नशोनुमा नहीं होने देगी। अगर आपकी फसल के अंदर बोरर का अटैक है तो वो जो भी बच्चा निकलेगा खाद की वजह से, नया शगुफा निकलेगा, टेलर निकलेगा, तो उस बोरर की वजह से डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए सब जी जिम्मेदारों जी को जी। यही कहना चाहेंगे कि भाई इन दोनों चीजों का, बोरर का और जड़ी बूटी का जो कंट्रोल है, इतनी टाइमली कर लें तो उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो खाद के मिल जाएंगे। अच्छा अनस, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत मुफीद जो रिकमेंडेशन है वो आपने करे, और जिम्मेदारों को जहन में ये रख लिया उन्होंने जहन में, मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने जिस तरीके से उनको सही तरीके से, तो आम किसान ये चीजें नहीं करते जिस तरीके से आपने उनको कीड़े का जो स्टेबल शेबर का, उन चीजों का और उनका तरीकाकार भी उनको बताया कि कौन कौन सी ये बीमारियां कवर करेगी। तो
मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, आपने बहुत बेहतर तरीके से जथेदारों को बताया। अच्छा अनस, यहाँ पे मैं मोहम्मद राशिद साहब की तरफ हम जाते हैं, फिर आप से बाद में भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जो हमारे दूसरी एक्सपर्ट है राशिद, जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर है एंग्रो फर्टिलाइजर्स फैसलाबाद रीजन के। राशिद साहब, आपको ज़राअतनामा में खुशामदीद कहते हैं। दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन तो अभी मेरा नहीं ख्याल बनता है। हमारे यहाँ एवरेज पैदावार जो है कमाद की वो तकरीबन 650 मन है, जो कि इस साल जो रिकॉर्ड हुई है 2020 और 21 का जो साल क्लोज हुआ है। जबकि हमारे ही मुल्क के प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो तकरीबन 18 साढ़े 1800 मन पैदावार ले रहे हैं, तो ये तकरीबन 11 साढ़े 1100 मन का फर्क बनता है। तो सबसे पहले तो हमें राशिद साहब, जो कि उन्होंने माजरत किया मैं कि मेरे साथ इंटरनेट का इशू है, इस वजह से मैं आज प्रोग्राम में जो प्रोग्राम है हमारा उसको अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आप सब नाजरीन से माजरत ख्वाह हूँ, और आप लोगों से मतलब मैं इस प्रोग्राम का अगला दिन का तयन करना चाहूँगा। इस पे राशिद साहब काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं, वो हमें नहीं मिल पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा फिर से हम यही प्रोग्राम को दोबारा से इनका जो है ना वो रिवाइज कराए, ये प्रोग्राम का स्केजुअल। तो हम राशिद साहब को फिर इंशाल्लाह लेंगे अगली दफ़ा। अच्छा हमें तो जो जवाबात मिलने थे राशिद साहब से, मैं तो समझ रहा हूँ कि उनको उन्हीं के जिम्मे छोड़ देते। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन मजीद पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो इन दिनों मुंडी फसल है और टोटा फसल है, उसमें जो खादों का इस्तेमाल है और साथ में वो फसल जो इंटर क्रॉपिंग है वीट में यानी गंदम में लगाए हैं, अच्छा जैसी इनका जो फर्टिलाइजर फर्स्ट एप्लीकेशन है वो जरा हमें तरतीब से बताएं कि किस दौरान हमें फास्फेट इस्तेमाल करना चाहिए, किस दौरान फिर यूरिया की खुराकों की अज्जा की जो है ना वो इस्तेमाल करें हम। मुड्डी फसल के ऊपर बेसिकली रिक्वायरमेंट है खाद की तकरीबन 3 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटाश और 2 बोरी जो है वो नाइट्रोजन की, वो यूरिया की शक्ल में। अगर वो आप पूरी कर सकते हैं, अगर आप 2 बोरी के अंदर तकरीबन आपका बन जाता है 92% के करीब जो है ना नाइट्रोजन बन जाता है। अगर उसको मैं केजीज के अंदर कन्वर्ट कर लूं तो आपका तकरीबन 46 केजी के करीब बनता है। तो यहाँ पे मसला ये आ रहा है हमारे पास कि हम पौधे को जो है ना खुराक प्रॉपरली नहीं दे पा रहे, हम टाइमली एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, जिसमें पौधे को जरूरत है उसमें हम नहीं दे पा रहे। फास्फोरस का जो मेन काम है वो उसका काम है शगुफे बनाना, जड़ की ग्रोथ करवाना। पोटैश का काम ये है पौधे के अंदर इम्यूनिटी पैदा करना, जो पौधा निकल रहा है उसको सेहतमंद उसको सेहतमंद रखना, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफित रखना। मुट्ठी के ऊपर मसला ये आता है कि हम एक तो स्टेबल शेवर का इस्तेमाल नहीं करते। आप स्टेबल शेवर का इस्तेमाल करें तो आप ऐसे ही देखेंगे जैसे कि आपने नया जो पौधा है, नया गन्ना जो है वो लगाया है, कि उसकी जर्मिनेशन जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी होगी। मुट्ठी के अंदर गैप आ जाते हैं, जो गैप है उसको आप फिल कर सकते हैं। उसका आप सिंगल आई बड मेथड के थ्रू आप उसके अंदर जो है एक आंख जो है जहां पे गैप आए तो वहां पे आप हल्का सा जो है टोया मार के उसके अंदर आप एक जो आंख है वो लगा सकते हैं, ताकि जो गैप है आपके वो उस इससे जो है वो पूरे किए जा सके। जहां तक पौधे के अंदर खाद का मसला है, सबसे पहले भाईजान आप स्टेबल शेवर चलाएं। स्टेबल शेवर के बाद, स्टेबल शेवर चलाने के 4-5 दिन के बाद आप उसके अंदर 3 बोरी जरखेज प्लस एंग्रो की और आधी बोरी एंग्रो की अमोनियम सल्फेट और आधी बोरी जबरदस्त यूरिया, ये 3 चीजें जो हैं, 3 खादें जो हैं, ये मिला के आप ओड़े के ऊपर घेरा करेंगे। कुछ दोस्तों ने तो खाद गिराने वाली गन्ने के अंदर ड्रिल भी बना ली है। अगर तो वो चीज है फिर तो क्या ही कितनी ही अच्छी बात है, क्योंकि उस ड्रिल से खाद जो है बिल्कुल पौधे की जड़ के करीब पहुंच जाती है और लॉसेस जो है वो ना आने के बराबर होते हैं। छट्टे से इंतजाम करें, जितना जितना यकीन माने छट्टे से हम अपनी खादों का नुकसान करते हैं, कोई और नुकसान नहीं है। 50 किलो वाली जो खादें हैं, बोरियां हैं, उनका खास तौर पे जो फास्फोरसी और पोटैश वाली हैं 50 किलो के अंदर जो मिलती हैं, उनको फ्लड ना करवाएं। वो फ्लड के लिए नहीं बनी, वो केरा के लिए बनी हुई है। अगर कोई बंदा केरा नहीं करवा सकता तो मैं माजरत के साथ उनको बोलूंगा कि आप अपनी खादों की फादियत जो है वो 25 से 30% डाउन कर लेते हैं छट्टा करवा के। तो 3 बोरी जरखेज प्लस आधी बोरी एंग्रो अमोनियम सल्फेट और आधी बोरी जबरदस्त यूरिया का आप केरा करवा के उसको पानी लगवा दें।
इस पानी के अंदर आप किसी भी किस्म का आप अच्छा जो है वो दानेदार जहर या रिजेंट या फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर लें, ताकि जो निकलने वाले शगुफे हैं वो कीड़े से पाक रहें। उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद आप पौधे के वो जो फसल है अपनी, उसके अंदर हल्का हल्का हल चलाएं, उसकी गोडी करें फसल की। और अगर इस दौरानिए में आपकी फसल के अंदर किसी किस्म का गंद जो है वो उसकी जर्मिनेशन होती है, तो आप फौरन से जो है उसका स्प्रे करें 2 से 3 पत्तों की हालत में। उसके बाद फसल के अंदर हल चलाएं, थोड़ा थोड़ा सा हल गहरा नहीं जाना चाहिए, हल इतना गहरा ना जाए कि जड़ें उससे डिस्टर्ब हो। जड़ें डिस्टर्ब होंगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और जो आप उसके बाद पानी लगाएंगे उसके अंदर फिर आधी बोरी अमोनियम सल्फेट एंग्रो की और आधी बोरी जबरदस्त यूरिया, इसको आप मिला के जो है आप भले फ्लड करवा लें इसको, या इसका केरा करवा के तो आप उसको पानी लगा दें। तब तक आपने मिट्टी नहीं चढ़ानी जब तक आपकी टिलरिंग पौधे की कंप्लीट ना हो जाए। टिलरिंग कर रहा हो पौधा और आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो आपकी टिलरिंग रुक जाएगी, पौधा के शगुफे जो बाहर निकले हैं सिर्फ वो ही परवान चढ़ेंगे, बाकी जो शगुफे नए निकलने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। इस अमल करने के बाद जब आपका पौधा जो है वो पूरा टिलरिंग कर जाए और आपको पता लग जाए कि भाई ये अब जो है मजीद टिलर नहीं करेगा, नहीं निकालेगा इस मौसम में, तो उसके बाद आप फिर एंग्रो की 2 बोरी जरखेज प्लस और आधी बोरी जबरदस्त यूरिया मिला के केरा करें, मिट्टी चढ़ा दें और पानी लगा दें। इसके साथ दानेदार जहर किसी भी अच्छी कंपनी का अप्लाई कर लें ताकि पौधा जो है आपका सेहतमंद रहे। जिस पौधे ने जून 15 से पहले पहले अपना ओड़ा कवर कर जाना है, जिस गन्ने की फसल ने अपना गन्ने की फसल का जून 15 से पहले पहले ओड़ा कवर हो जाएगा, उसका ओड़ा नजर नहीं आएगा या उसका जहां पे वाटर चैनल है अगर वो नजर नहीं आएगा, तो आप समझ लें कि उसी गन्ने ने 1500 से 2000 मन पैदावार के करीब जाना है। जहां पे आपकी मुट्ठी कमजोर रह जाएगी वो आपकी 700-800 मन पे आके रुक जाएगी, खादें उतनी ही डलेंगी लेकिन आपको पैदावार नहीं मिलेगी। फिर आप यही सोचेंगे कि यार ये जो है ना क्या है, सारी गेम जो है या सारी पोजीशन जो है वो टाइम की है, मैनेजमेंट की है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पौधा किस टाइम पे कौन सी खुराक मांग चाहता है और कौन सी खुराक आपको देनी चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करें। मुड्डी की फसल से पैदावार अच्छी आती है। मेरे पास ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 6-6 साल की मुड्डियां रखी हुई हैं और वो उस मुड्डी से 1200-1300 मन पैदावार ले रहे हैं 6 साल की मुड्डी से। अब आप ये खुद कैलकुलेट कर लें, जो जमींदार है उनको पता होना चाहिए, पता होगा कि 6 साल की मुड्डी जो है वो तो सब 500-600 मन से पैदावार ऊपर नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी दोस्त हैं जिम्मेदार हैं जो कि 12-1300 मन पैदावार ले रहे हैं, तो वो किस तरह पैदावार ले रहे हैं? नहीं, वैसे ये गलत बात नहीं है, ताकि मतलब 3 दफा जो आप इनसे फसल लेते हैं ना, इनके जो मुंडी फसल है तीसरे साल, तो ये तो पैदावार काफी कम कर देता है। तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए जमींदार को इस तरह। बस 3 साल के बाद उसमें फिर से हल चला के वो निकाल देना चाहिए और नया प्लांट जो है ना नए सिमे लगानी चाहिए। क्या आप क्या आपकी समझते हैं बात सर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार जिन्होंने अपनी फसल की जो जरूरियात हैं वो टाइम से पूरी की हुई हैं और वो अपनी फसल की मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, वो पैदावार उस फसल से भी, मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, वो करना नहीं चाहिए, तीसरे चौथे साल इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। लेकिन खान साहब मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिन जिम्मेदारों ने अपनी फसल को संभाला होता है और टाइमली एप्लीकेशन करते हैं, वो विद मिनिमम एक्सपेंस हाई यील्ड लेने के जो है ना जी वो पोजीशन के अंदर होते हैं। सिर्फ उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, खादें तो वही हैं जो डालनी है जिम्मेदार ने। लेकिन जी यहाँ पे जी। नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक दफा में खाद डाल के मिट्टी चढ़ा के तो कहते हैं जी बस सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है। अच्छा जो अनस टाइम अनस यहाँ पे मैं एक और मजीद ये प्रोग्राम, क्योंकि हमारे साथ टाइम बहुत कम है, हम 4-5 मिनट में बस लीव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो पूरा है। अच्छा, अभी गंदम की कटाई शुरू है ना, कुछ लोगों ने इसकी कटाई कर भी ली, बर्दाश्त मुकम्मल हो गया है। अच्छा, जो इंटर क्रॉपिंग जिन फार्मर्स जिन किसानों ने किया हुआ है, तो उस गना या कमाद के ऊपर फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट जरा हमें बताएं, वो किस हवाले से किस तरह करनी जी, चाहिए? जिन 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 दोस्तों ने आप देखें जिन्होंने गंदम के अंदर गन्ना लगाया है, पहले तो माजत के साथ कि वो गंदम के अंदर गन्ना ना लगाए। उसकी वजह यह है कि जिस टाइम गन्ने को जरूरत है उस टाइम गंदम को पानी की जरूरत नहीं होती। तो गन्ने की जर्मिनेशन तो हो जाती है लेकिन ग्रोथ के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ये काम कर चुके हैं तो फिर आप जिस तरह ही आपकी गंदम निकलेगी, गंदम निकलने के फौरन बाद आप अपनी फसल के अंदर ड्रिल के थ्रू
या आप अब केरा करके 5 बोरी जरखेज प्लस का फौरन से केरा करेंगे। केरा करने के बाद आप उसके अंदर हल्का हल्का सा हल चलाएंगे, और हल्का सा हल चलाने के बाद 1 बोरी जबरदस्त यूरिया जो है आप फ्लड कर देंगे और उस पौधे को आप ग्रोथ करने देंगे। ये जरा जरूरी है इस हवाले से। गंदम के अंदर जिन दोस्तों ने जी जी जी। जो है गन्ना काश्त किया हुआ है, साथ में वो दानेदार जहर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसलिए खाद इस जगह पे डलवाई जा रही है क्योंकि जब गंदम निकलती है और गन्ने की मैनेजमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, तो अगर आप पूरी मिकदार खाद की एक टाइम में नहीं देंगे तो वो क्या होगा, पौधा कमजोरी कर जाएगा और पौधे की जो ग्रोथ है, जो आगे टिलर निकलने का अमल है, वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं फिर रिपीट कर दूं कि जिन दोस्तों ने गंदम के बाद खाद डालनी है वो 5 बोरी जरखेज प्लस और 1 बोरी जबरदस्त यूरिया दे के उसको पानी लगाएंगे। अब यहाँ पे सवाल एक ये भी उठता है कुछ दोस्तों का कि यार अनिल साहब आप ये इतनी ज्यादा खाद रिकमेंड कर रहे हैं, हमने तो नीचे भी खाद डाली है। तो जो आपने भाई वो जिम्मेदारों जो आपने नीचे खाद डाली है, तो वो गंदम ने भी तो खाद ली है, वो अकेला गन्ना तो नहीं ना ले रहा। तो बिल्कुल है सर। इसलिए कंपटीशन डेवलप हो जाता है। तो गन्ना साल की फसल है, गन्ने की रिक्वायरमेंट जो है वो गंदम की निस्बत डबल है खाद की। तो इसलिए आपको फर्टिलाइजर जो अच्छी पैदावार लेने के लिए टाइमली एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर की, और फर्टिलाइजर की जो डोज है वो अच्छे तरीके से देनी पड़ेगी आपको। जी अच्छा डॉक्टर इरफान साहब। अनस भाई, थैंक यू सो मच। आपने हमारा जो प्रोग्राम है ज़राअतनामा में आप आए और एज ए एग्री एक्सपर्ट आपने बहुत ही मुफीद और अच्छे अच्छे मशवरे दिए हमें। थैंक यू सो मच अनस भाई। और राशिद साहब से हमारी जो डिस्कशन है वो नहीं हो गई, तो हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा हम फिर यही प्रोग्राम में भी हम लाइव फिर से प्लान करें। उसमें राशिद साहब हमारे साथ होंगे और वो जो हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में गन्ना यानी कमाद की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, दो हवाले से उनको फिर से हम यहाँ पे बुलाएंगे हमारे स्टूडियो में। अच्छा अनस भाई, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और अपने जो हमारे किसान हजरात हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, वो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से अच्छा नहीं हुआ जो पिछली दफ़ा हमने प्रोग्राम कराया था, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और अनस भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।